हम लोग तो हम पढ़ रहे थे कल ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर और पूरा नहीं हो पाया था, वो थोड़ा सा बाकी रह गया था उसमें। इसको खत्म करते हैं आज, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है या फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, वो नीट में नहीं आता, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो शायद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कल। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर और इसमें पढ़ रहे थे हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ठीक है, डायग्राम को लोगों को याद ही है। क्या होता है, एक कॉइल होती है ऐसे, ठीक है, इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। और यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके बेस में इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ये जो बेस और एमीटर है आपका फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तो ये आपका पी होता है, ये आपका एन होता है, दैट इज को बोलेंगे वी पी बी। यहाँ पर एक और कॉइल होती है, यहाँ पर आपका आउटपुट होता है और कलेक्टर का एक आउटपुट ऐसे कनेक्ट होगा। यहाँ पर कलेक्टर जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है, तो ये है आपका एन, तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पे लगता है एक स्विच। यहाँ से करंट फ्लो होगी आपकी आईसी, यहाँ से करंट फ्लो होगी दैट इज आईबी, और यहाँ से करंट फ्लो होगी दैट इज आईई। ठीक है, ये होता है इसका सर्किट ट्रांजिस्टर का। तो कल मैंने बताया था जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ये वाला स्विच ऑन करेंगे, क्या होगा, आईसी जो होगी वो बढ़ना चालू होगा। अब कॉइल में कल बताया था मैंने, म्यूचुअली कपल्ड का मतलब क्या होता है, जब एक कॉइल में करंट चेंज होगी, एसी देने पर ही दूसरे में करंट जनरेट होगी, वो भी एसी होगी, डीसी देने पे नहीं होगी, क्योंकि डीसी क्या होता है, कांस्टेंट होती है। डीसी कांस्टेंट होती है तो उसमें फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर आप इसमें डीसी दोगे तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जनरेट होगी, इस कॉइल में कोई करंट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो कॉइल्स है ये इंडक्टिवली कपल्ड है, इंडक्टिवली कपल्ड है। तो चेंजेस जब होंगे करंट में, तभी एक कॉइल का इफेक्ट दूसरे कॉइल पे पड़ेगा, दूसरे कॉइल में करंट जनरेट होगी, तभी काम करेगा। ठीक है, तो जब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो एकदम से करंट हाई थोड़ी हो जाएगी, करंट तो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो धीरे धीरे आईसी बढ़ेगी, तो आईसी में चेंजेस आ रहे हैं, आईसी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो आईसी के कारण क्या होगा, इस वाले कॉइल में भी चेंजेस आएंगे। ये क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो क्या होगा, अब कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। वोल्टेज डेवलप होगा तो क्या होगा, बेस और एमीटर के बीच का जो फॉरवर्ड बाइसिंग है वो बढ़ेगी। तो लिखवा दिया था मैंने कल सब कुछ आपको। फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, एमीटर करंट बढ़ेगी, एमीटर करंट बढ़ेगी तो अगेन आईसी और इंक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, कब तक चलता, बढ़ती जाएगी इस तरह से, और एक पॉइंट तक बढ़ती जाएगी, जिस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेशन पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट के बाद की कहानी अब बताना बाकी है। सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होगा, जब आपका आईसी मैक्सिमम हो जाएगा, जब करंट आपकी कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाएगी, अब वो कांस्टेंट जो वैल्यू है वही जा रही है। तो अब इसमें कॉइल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे करंट में, तो इस वाले कॉइल में अब थोड़ी करंट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अब करंट क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल मैक्सिमम पहुंच गई। मान लो 20 एम्पियर थी, 20 एम्पियर ही चलती जा रही है इसमें से। तो अब इस वाले में कोई चेंजेस, क्योंकि इस कॉइल में चेंजेस नहीं हो रहे हैं करंट में, तो इस कॉइल में अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब क्या होगा, अब ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना चालू होगा, जो एनर्जी इसने स्टोर करी थी क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा।
ठीक, उससे क्या होगा, जो फॉरवर्ड बाइसिंग थी बेस और एमीटर के बीच में, जो फॉरवर्ड बाइसिंग थी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज होगी तो आपकी एमीटर करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब एमीटर करंट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, एमीटर करंट डिक्रीज होगी तो आपकी आईसी डिक्रीज होगी, आईसी डिक्रीज होगी। अब करंट वापस से चेंज हो रही है, बढ़ रही थी पहले, अब कम हो रही है, तो कम हो रही है अब करंट, तो वापस से इसमें करंट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी, लेकिन अब उल्टा करंट प्रोड्यूस होगी। पहले जैसे मान लो एसी करंट कैसे होती है, ऐसे होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पहले थी पॉजिटिव अब है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइकिल में नेगेटिवली चार्ज होगा कैपेसिटर, मतलब पहले यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, तो ये इसको इस तरह से सपोर्ट कर रहा था। अब उल्टा होगा, नेगेटिव साइकिल में ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो अब ये इसका फॉरवर्ड बाइसिंग को क्या करेगा, उससे क्या होगा, आई और आपका डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा, आईसी डिक्रीज होगा, इस तरह से इसको डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। कहां तक डिक्रीज करता हो जाएगा, जब तक कि कलेक्टर करंट आपकी जीरो नहीं हो जाती, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कट ऑफ पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, कलेक्टर करंट बिकम जीरो, और जैसे ही कलेक्टर करंट जीरो हो जाएगी वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कलेक्टर करंट जीरो हो गई क्योंकि अब ये जो है बैटरी कनेक्टेड है, तो वापस से बैटरी क्या करेगी, वापस से बैटरी इसको करंट को प्रोड्यूस करेगी, आईसी प्रोड्यूस करेगी, वापस से आईसी इंक्रीज होगी, और आईसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, आईसी इंक्रीज होगी तो इसमें भी चेंजेस होंगे, ये फिर वापस कैपेसिटर उल्टा वापस चार्ज होने का, दो जगह प्लस इधर माइनस इधर, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग को इंक्रीज करेगा तो आई बढ़ेगी, आई बढ़ेगी तो आईसी बढ़ेगी, आईसी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ऑसिलेट करेगा। कुछ बात समझ में आई, अब इसी को मैं लिखवाऊंगा भी सही, पहले इतना थ्योरी समझ में आई क्या आप लोगों को, तो लिखो व्हेन कलेक्टर करंट बिकम मैक्सिमम। अच्छा, इसमें कॉइल L1 L2 कौन सी थी, ये L1 थी, ये L2 थी, ये आपका कैपेसिटर। व्हेन कलेक्टर करंट, इसको समझना भी सही, व्हेन कलेक्टर करंट या आईसी, व्हेन कलेक्टर करंट दैट इज आईसी बिकम मैक्सिमम, जब कलेक्टर करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी आईसी, ठीक है, तो नो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, नो मैग्नेटिक फ्लक्स, नो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन L1 एंड L2। L1 और L2 में फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे फ्लक्स में, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। ठीक है, सो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस L1 एंड L2। अगर फ्लक्स में चेंजेस नहीं होंगे तो L1 और L2 में, सॉरी L2 में लिखो नो इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस L2, L2 का क्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसके अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, कैपेसिटर क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, equilibrium capacitor begins to discharge, कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होना चालू होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर से आप चार्ज को निकाल रहे हो, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज कम होगा मतलब एक्चुअल में किसके बीच में कनेक्टेड है, बेस और एमीटर के बीच में कनेक्टेड है, तो बेस और एमीटर का जो फॉरवर्ड बाइसिंग है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा, सो फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ बेस एंड एमीटर इज डिक्रीज। अगर इनका फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज होगा तो क्या होगा,
फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज होगा तो आपको सीधा सा पता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीज करेंगे तो आई डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा, एंड फाइनली आई डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, आपका आईसी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे लिखो, आई आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड आईसी भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। कब तक डिक्रीज होगा ये, ठीक है, जब तक कि ये कट ऑफ पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। ठीक, आईसी डिक्रीज होगा। अब देखो ऐसे, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही आगे, अब आईसी डिक्रीज हो रही है, तो आईसी डिक्रीज हो रही है, सिंस आईसी इज डिक्रीजिंग, सो फ्लक्स, so induced EMF is set up across L2, which charge the capacitor, again, but in opposite polarity. तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपोजिट पोलरिटी में चार्ज करेगा, इन अपोजिट पोलरिटी, एंड ठीक है, आईसी डिक्रीज हो रहा है। अब अगेन करंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो करंट में चेंजेस हो रहे, तो फ्लक्स में चेंजेस होंगे, फ्लक्स में चेंजेस हो रहे तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे कैपेसिटर की जो है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना चालू हो जाएगा अगेन, लेकिन अब अपोजिट पोलरिटी में। सो फॉरवर्ड बाइसिंग डिक्रीजेस, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगा, अगेन डिक्रीजेस, आई डिक्रीजेस एंड आईसी डिक्रीजेस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग भी क्या करेगा, और फर्दर फॉरवर्ड बाइसिंग को डिक्रीज करेगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द कलेक्टर करंट बिकम जीरो। दिस प्रोसेस is continue this process is continue till the IC become zero, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जब तक कट ऑफ पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, कट ऑफ पॉइंट, जब तक कि आईसी इतना कम नहीं हो जाता, कट ऑफ पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या होगा, जब कलेक्टर करंट आपकी जीरो हो गई तो वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, अब जीरो होगा, और L1 और L2 के अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप लिखो, ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो गया था, तो कैपेसिटर के अंदर वापस से एनर्जी स्टोर है। When collector current become जीरो, जब कलेक्टर करंट आपकी जीरो हो जाएगी, then magnetic flux linked with L1 and L2 also zero. So there is no induced EMF. There is no induced EMF. इस कॉइल के अक्रॉस कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अब करंट क्या हो गई, जीरो हो गई है। तो कैपेसिटर ने क्या करा था, इस प्रोसेस के दौरान जब करंट डिक्रीज हो रही थी, ये चार्ज हो रहा था, ठीक है, लेकिन अपोजिटली चार्ज हो रहा था।
सो अगेन क्या करेगा कैपेसिटर, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कैपेसिटर बिकम डिस्चार्ज होना चालू होगा, और अगेन क्या होगा, वो फॉरवर्ड बाइसिंग को इंक्रीज करेगा. नो इंड्यूस ईएमएफ, आल्सो देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ. नाउ to keep the system in equilibrium, capacitor begins to discharge कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. अगेन कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज कम होगा. लेकिन कैपेसिटर अब इस केस में क्या था, उल्टा जुड़ा हुआ था. मान लो ये -3 वोल्ट था, तो -3 वोल्ट से इसका वोल्टेज कम होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा. ठीक है, तो अब जो कैपेसिटर है वो फॉरवर्ड बाइसिंग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. डिस्चार्ज होने का मतलब है इसका वोल्टेज तो कम हो रहा है, इसके वोल्टेज को कम होने के कारण इसका वोल्टेज क्या हो रहा है, अब ये इसको फॉरवर्ड बाइसिंग को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. नाउ कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज, सो फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीजेस, फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा तो आईसी इंक्रीज होगा, और ये प्रोसेस आपकी चलती जाएगी. ठीक है, सो ठीक है, आईसी इंक्रीजेस टिल saturation point, this process is continue. ये इस तरह से चलता रहता है. ठीक है, ये प्रोसेस आपका इस तरह से चलता रहता है, रिपीट होता रहता है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और कलेक्टर करंट जो होती है वो 0 से लेके मैक्सिमम तक वेरी करती रहती है. ठीक है, टिल saturation point. This process is repeated. ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड. ठीक है, ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है. तो ये प्रोसेस आपका क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड. ठीक है, तो कलेक्टर करंट आपकी चेंज हो रही थी मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम. सो कलेक्टर करंट वेरी फ्रॉम 0 to maximum. So collector current vary from 0 to maximum. 0 से लेके मैक्सिमम तक वेरी करता रहता है. अच्छा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी जानते हो आप कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है ये, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, F इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट L बाई सी. 1/2 पाई अंडर रूट, सॉरी L बाई सी नहीं होता, LC होता है. ठीक है, 1/LC. ये फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे देखो L और C की वैल्यू को हम लोग एडजस्ट करते हैं. L क्या है, ये जो इंडक्टर है, और C आपका ये, इस इंडक्टर और इस कैपेसिटर की उसको चेंज करके हम लोग इंडक्टेंस, और इसको चेंज करके कैपेसिटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं. आई बात समझ में, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं हम लोग L और C को चेंज करते हुए. ठीक है, तो ये आपका था क्या, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर. किसी को आप कोई डाउट हो तो पूछ लो. तो ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ स्विच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे, देखो टॉपिक डालो, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच. चौक कहां गई, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच.
तो सबसे पहले देखो स्विच, स्विच देखा होगा आप लोगों ने, ये स्विच, ये है ओपन स्विच और ये है आपका क्लोज स्विच। जब स्विच ओपन होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, ओपन का मतलब है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। और जब क्लोज हो गया तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो करंट इजीली पास हो जाती है। सेम फंक्शन जो होता है वो किसमें होता है, सेम फंक्शन आपका ट्रांजिस्टर को हम लोग स्विच के लिए जब यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम अगेन हम लोग इसमें कॉमन एमिटर वाला केस लेंगे। कॉमन एमिटर ये आपका बेस हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसको आरबी बोलेंगे, और यहाँ पर आपका ये सही है ना, पी से पॉजिटिव। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग वी बी बोल दो, वी बेस और एमीटर। ठीक है, एमीटर के बीच में जुड़ा हुआ है, ये कलेक्टर हो गया आपका। और स्विच का काम देखो, कलेक्टर और एमीटर ये एज अ स्विच की तरह काम करेंगे। हमें क्या है, लोड रजिस्टेंस देखो कहाँ कनेक्ट करेंगे हम लोग, लोड रजिस्टर हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। मतलब हमें इसको बंद या चालू करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो डिवाइस लगाओगे आप उसको बंद या चालू करना है आपको। कलेक्टर कैसे है, ये एन है आपका, तो ये आपका रिवर्स बायस में तो इधर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे स्विच लगा दो चाहो तो। स्विच क्यों लगा रहे हो, इसको हम स्विच की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, स्विच नहीं लगाएंगे हम लोग। ये किसके बीच में है, ये भी आपका चाहो तो वेरी कर सकते हो इसको, VCE। यहाँ पे आपका आउटपुट, ये आपका लोड रेजिस्टेंस आर है। ठीक, तो ये इसका सर्किट हो गया किसका, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड जानते हो आप लोग, नेगेटिव अलग होता है, पॉजिटिव अलग होता है, ग्राउंड अलग होता है। ग्राउंड अलग चीज है। ठीक है, स्विच क्या होता है, डिवाइस विच अलाउ एंड स्टॉप द करंट इन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉन एज स्विच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्विच की तरह। देखो मेन काम क्या है, जब तक आप इसकी जो एमीटर और बेस है, जब तक आप फॉरवर्ड बायस को इतना इंक्रीज नहीं करोगे कि आई फ्लो कर पाए, जब तक आई फ्लो नहीं करेगा, आईसी फ्लो करने का सवाल ही नहीं है। अगर मान लो आई की वैल्यू बहुत ही कम है तो कलेक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब लोड से कोई रजिस्टेंस नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करता है कि बेस और एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बाइसिंग अगर हम बढ़ाएंगे तो एमीटर बढ़ेगी, और फॉरवर्ड बाइसिंग अगर आपकी इतनी नहीं हुई, इतनी नहीं हुई, मतलब जो आपका वो होता है ना बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल को पार करने जितना भी उसका वोल्टेज नहीं है VEB का। ठीक है, ये भी आपका वेरी कर रहा है, इसको बढ़ाएंगे कम करेंगे हम लोग। अगर V इसका वोल्टेज इतना नहीं है कि बैरियर पोटेंशियल को पार कर सके तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी नहीं, वो तो फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं होगी तो आई फ्लो नहीं करेगा आपका, तो आई फ्लो नहीं करेगा तो आईसी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब इनपुट वोल्टेज हम लोग लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, कहाँ पे लिखे हैं, ऊपर लिखते हैं, चलो नीचे लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो, when the input VEB या VBE is very low, ये बहुत ज्यादा जब लो होता है, VBE is very low, काफी जब लो होता है, द फॉरवर्ड बाइसिंग जो होगी वो काफी लो होगी। ठीक है, इज वेरी लो, सो देन फॉरवर्ड बाइसिंग, forward biasing is also very low। फॉरवर्ड बाइसिंग लो होगी, सो आई भी क्या होगा, IE is also low, then
नो कलेक्टर करंट, नो कलेक्टर करंट, या कलेक्टर करंट भी आपकी कम होगी, नो कलेक्टर करंट फ्लो, नो कलेक्टर करंट फ्लो, कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगी, दैट इज स्विच इज ऑफ, उसका मतलब है स्विच आपका ऑफ है। जब आपका वी की वैल्यू, ये जो बैटरी लगा रहे हैं वीबी, इसकी वैल्यू बहुत ही लो है, इतनी लो है कि वो डिप्लीशन सॉरी बैरियर पोटेंशियल से भी लो है, तो कोई करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। नो करंट फ्लो मतलब आप बोल सकते हो आईसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, जीरो है। एक्चुअल में आईसी थोड़ी सी फ्लो करती है लेकिन वो बहुत ही कम करती है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आईसी जीरो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL इज IC इंटू RL। अब IC क्या है आपका, बहुत कम है, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका स्विच क्या है, ऑफ है। जब हम लोग वीबी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सेकंड, व्हेन VBE is enough positive, ठीक है। अगर आपका VBE काफी मतलब लगभग पॉजिटिव हो, द फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होगा, हाई होगी, द फॉरवर्ड बाइसिंग इज हाई एंड IE flows, then IC also flow, IC फ्लो करेगी आप, और IC फ्लो करेगी तो RL के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL लोड रेजिस्टेंस इज दैट इज VL इक्वल टू हो जाएगा IC इंटू RL। तो स्विच क्या होगा, दैट इज स्विच जो होगा आपका स्विच ऑन स्टेट में होगा, स्विच आपका ऑन स्टेट में। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिस्टर को वर्क करवाते हैं एज अ स्विच। और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है इसको कम या ज्यादा करके हम लोग स्विच को ऑन करवाते हैं, ऑफ करवाते हैं। आई बात समझ में? अगर ये कम होगा तो ये ऑफ रहेगा, आरएल से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर ये ज्यादा रहेगा तो फिर ये करंट आपकी फ्लो करेगी। आई बात समझ में? कोई डाउट है, कोई दिक्कत?